राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। मेरा वाला थोड़ा खड़ूस है। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, या जो अभी चैनल पे नए वो भी। सो लेट्स स्टार्ट। मेरा सच जानने के बाद भी आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, सिम्बा शौर्य की आंखों में देखते हुए बोला। सिम्बा के ये बोलते ही सभी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगे। राज, अनमय, अभय, विशाल, ये सब सिम्बा को देख रहे थे कि सिम्बा का सच जानते थे। पर दुआ, आयशा, पायल, चित्रा, राखी, वो सभी सिम्बा के सच से अनजान थी। पर महिरा के अंदर सिम्बा की बातें सुनकर कुछ टूट सा गया था। उसकी नज़रें सिम्बा पर ही थी। शौर्य समझ गया कि सिम्बा ऐसी बातें क्यों बोल रहा है। शौर्य ने उस पर से नज़र हटाई और फ़ोन में देखते हुए बोला, माँ और महिरा मंदिर जा रही हैं, उनके साथ जाओ। शौर्य के ये बोलते ही सिम्बा उसे हैरानी से देखने लगा और उसे देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, क्या इन्हें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ? मेरे किसी अपने की वजह से इनकी ज़िंदगी में इतना बड़ा तूफान आया। क्या ये सब भूलकर मुझे अभी भी अपने साथ रखना चाहते हैं? शौर्य के डिसीज़न से महिरा के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अभी तक गए क्यों नहीं? शौर्य ने फिर से फ़ोन में ही देखते हुए कहा। तो उसकी बात पर सिम्बा बोला, बस जा रहा। इतना बोलकर वो सामान लेकर अंदर जाने लगा। तभी आयशा ने उसके हाथ में अपना सूटकेस लेते हुए कहा, आप जाइए, इसे मैं अंदर रख दूंगी। सिम्बा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया और मीरा और महिरा के साथ चला गया। सबके अंदर जाने के बाद शौर्य ऑफिस जाने लगा। तभी चारों को खुद की तरफ देखते हुए बोला, मैं उसे सज़ा नहीं देता जिसकी कोई गलती नहीं। वो एक इनोसेंट आदमी है, उसने अपनी इनोसेंटली प्रूफ की है। इतना बोलकर शौर्य चला गया। ये कब क्या करता है कुछ पता नहीं, राज ने सर हिलाते हुए कहा। ये हमारे लिए नया नहीं है, इसकी हर आदतों से अच्छे से जानते हम। अभय भी बोलते हुए उसके पीछे चला गया। शौर्य को पार्किंग की तरफ ना जाते देखकर विशाल की भौहें तन गई और उसने शौर्य को देखते हुए अनमय से कहा, हम ऑफिस ही जा रहे हैं ना, पर ये कहाँ जा रहा है? चल बताता हूँ। अनमय ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और स्लीव्स फोल्ड करते हुए शौर्य के पीछे चला गया। शौर्य विष्णु से मिलने गया था। विष्णु के सामने खड़ा शौर्य विष्णु को अपनी काली भूरी आंखों से घूर रहा था, तो वहीं विष्णु शौर्य को देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? विष्णु ने शैतानी मुस्कुराहट होठों पर लिए कहा। शौर्य ने उसके हाथों पर कुछ नहीं कहा और सिगरेट निकालकर होठों के बीच दबा लिया और फिर लाइटर से जलाते हुए उसके लस लेकर कहा, उसका प्लान क्या है? उसके ये बोलते ही विष्णु चौक पर अगले ही पल वो शैतानों की तरह हंसते हुए बोला, तेरी स्मार्टनेस ना शौर्य तेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों इस्तेमाल करता है इतनी दिमाग? तू जानता है ना कि वो भी तेरी तरह ही ज़िद्दी है। तू उसे हारना नहीं चाहता और वो तुझे हराने की ज़िद किए बैठा है। अभी विष्णु बोल ही रहा था कि तभी सब आ गए। विष्णु सबको देखकर मुस्कुराने लगा। तभी अनमय ने कहा, पता उसे तुझे हमारे बीच मरने के लिए भेजा है। चल अब जल्दी बता, तेरा प्लान क्या है? अनमय ने पूछने पर विष्णु हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मुझे नहीं पता। उसने ये बोलते हुए राज को उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए कहा, तुझे उसने हमारे बीच मरने के लिए भेज दिया और तू अभी भी उसका साथ दे रहा है। शौर्य विष्णु की हंसी से समझ गया था कि विष्णु प्लान नहीं जानता और ना ही वो अब आगे कुछ बताएगा। शौर्य ने उसे घुटते हुए सिगरेट नीचे फेंकी और उसे पैरों से मसल कर बुझाते हुए चला गया। उसे जाते देखकर विष्णु अभय से बोला, जिस तरह तू अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे सकता है ना, मैं भी रोनी के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। उसके ये बोलते ही अभय ने उसके मुंह पर एक पंच मारा और चला गया। विष्णु का सर पंच पड़ने से एक तरफ झुक गया था और वैसे ही सर झुकाए हुए ही हंसने लगा। इधर वो सब जब बाहर आए तो देखा शौर्य अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा है और वो सब भी उसके पास आकर खड़े हो गए। और कितना टाइम लगेगा तुझे उसे ढूंढने में? शौर्य ने अनमय की तरफ देखते हुए कहा। तो इसकी बात पर अनमय बोला, ढूंढ तो मैं मिनटों में लूँ उसे, पर वो चूहे की तरह बिल में घुसकर बैठा है और वो किसी एक बिल में नहीं है। अनमय की बातों को सब समझ गए। रोनी अपनी रहने की जगह बार बार बदल रहा है।
इसलिए उसकी लोकेशन को वो लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ कार में खामोशी छाई हुई थी और सिम्बा ड्राइव कर रहा था और महिरा उसके बगल में बैठी थी। मीरा बैक सीट पर बैठी थी। सिम्बा का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था, पर महिरा बीच बीच में उसे पलकें उठाकर तिरछी नजरों से देखती थी। कार मंदिर के सामने रुकी तो सभी कार से बाहर आए। सिम्बा कार से टेक लगाकर खड़ा ही हो गया। मीरा उसे ऐसे खड़ा होते देखकर उसके पास जाकर बोली, बेटा यहाँ तक आए हो तो चलकर पूजा भी कर लो। सिम्बा ने मीरा की बात पर कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सर हिला दिया। सिम्बा को मीरा की बात मानते देखकर महिरा भी मुस्कुराने लगी। वो सभी मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। मीरा आगे भी और महिरा उसके पीछे। महिरा के पीछे सिम्बा आ रहा था। महिरा ने नोटिस कर लिया था सिम्बा उसे नज़रअंदाज कर रहा है। महिरा उसके बारे में भी सोचते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तभी सीढ़ियों पर उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिरने लगी। महिरा को गिरते देखकर सिम्बा ने जल्दी से उसके कमर को पीछे से पकड़ लिया, उसे गिरने से बचा लिया। वो उसके ऊपर लटकती हुई गई पीछे की तरफ। ऐसे लटकने से महिरा के बाल सिम्बा के चेहरे और कंधे में बिखर गए थे। उसने धीरे से महिरा को सहारे से खड़ा किया और उसके बालों को अपने चेहरे से हटाया। उसने बिना महिरा की तरफ देखे कपड़ों को ठीक करते हुए कहा, तुम ठीक हो? महिरा ने उसे देखते हुए धीरे से में कहा और वो मंदिर में आए और मीरा के पीछे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महिरा के आंखें बंद थी, पर सिम्बा उसे दोनों हाथ जोड़े तिरछी नजरों से देख रहा था। उसने महिरा को देखते हुए मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, ये जो मेरे बगल खड़ी लड़की है, इसकी सारी विशेष पूरी करना, इसे हमेशा खुश रखना। इसकी आंखों में आंसू मैं देख नहीं सकता, इसलिए इसकी लाइफ में सारे दुख मुझे दे देना और मेरे हिस्से की खुशियाँ उसे। सिम्बा के प्यार में त्याग और समर्पण दोनों ही था। महिरा भी प्रार्थना करते मन में बोली, भगवान, जो मेरे वाला थोड़ा खड़ूस है, हर समय सड़ूपना रहता है, उसे थोड़ा हंसना सिखा दीजिए प्लीज़। और हाँ, मुझे अपने इस जन्म और आने वाले सभी जन्मों के लिए यही चाहिए, तो कुछ भी करके इसे मेरी लाइफ में परमानेंट फिक्स कर देना। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। प्रार्थना हर कर महिरा के हाथ को ऊपर नीचे कर अपनी आंखें खोली। मीरा अभी भी प्रार्थना कर रही थी। उसे प्रार्थना करते देख महिरा ने अपने बगल खड़े सिम्बा को देखा, पर वो उसके बगल नहीं था। उसने बाहर देखा तो सिम्बा जूते पहनकर मंदिर से निकल रहा था। महिरा उसे जाते देख जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ उसे ज़बरदस्ती खींचते हुए अपने साथ मंदिर के पीछे ले आई। और जहाँ बहुत कम लोग थे, सिम्बा सवालिया नज़रों से अपने सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। महिरा अपनी आंखें में देखकर उसकी आंखों में देख रही थी। महिरा ने उसका हाथ थामा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? उसके इस सवाल पर सिम्बा महिरा को देखते हुए उसे अपना हाथ छुड़ाने लगा। उसे अभी भी कल रात की महिरा की बेरुखी याद थी, कैसे उसने अपना हाथ छुड़ाकर चली गई। सिम्बा को अपना हाथ छुड़ाते देखकर महिरा ने उसका हाथ और कस के पकड़ लिया और उसे घूरते बोली, मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, वरना भाई से कह दूंगी। क्या कहोगी? सिम्बा उसकी आंखों में देखकर बोला, कह दूंगी तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, मुझे किस किया और अब मुझे ऐसे अकेले बीच में छोड़कर जा रहे हो। महिरा बेधड़क उसकी आंखों में देखते हुए बोली। सिम्बा उसकी बातों को उसे एक आईब्रो उठाकर देखने लगा और उसे देखते बोला, तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? हाँ, मैं कल से देख रही हूँ आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। क्या आप भूल गए मैं कौन हूँ? मेरी एक कंप्लेंट पर भाई आपको छोड़ेंगे नहीं। बोलते हुए महिरा ने अपनी आंखों को बड़ा कर लिया। तो तुम मुझे अपने भाई की धमकी दे रही हो? सिम्बा के पूछने पर महिरा बोली, बिल्कुल, जब आप मुझे इग्नोर कर सकते हैं तो मैं आपको धमकी नहीं दे सकती। महिरा का ऐसा गुस्सा देखकर सिम्बा को उस पर हंसी आने लगी, पर उसने अभी हंसी को कंट्रोल कर उसके चेहरे पर अपने हाथों से भर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी फैमिली साथ जो हुआ? सिम्बा अभी बोल ही रहा था कि तभी महिरा ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, जो हुआ अतीत में हुआ, पर वो आपने नहीं किया। क्या आप खुद को इसके लिए दोष क्यों दे रहे हैं? तो क्या तुम? सिम्बा ने धीरे से कहा। उसका साथ देते हुए महिरा ने कहा, हाँ भाई, और मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बात पूरी करते हुए सिम्बा के गले लग गई। सिम्बा ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया
वो उसके सीने से लगी मुस्कुरा रही थी। सिम्बा के होठों पर भी सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल थी। कुछ देर तक ऐसे ही अपनी बाहों में महिरा को भरे रखने के बाद सिम्बा ने उसे खुद से अलग किया, उसके सर को चूम लिया। दोनों मंदिर के पीछे से आने लगे। उन्हें मंदिर के अंदर देखा तो उन्हें मीरा नहीं दिखी। वो आसपास उसे ढूंढने लगे, पर मीरा पूरे मंदिर में कहीं नहीं थी। सिम्बा ने महिरा की दूसरी तरफ देखा, क्लिक कहा और खुद मीरा को ढूंढने दूसरी तरफ चला गया। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई, जिसे सुनकर सिम्बा के कान खड़े हो गए और उसने फ़ोन पर बात करे आदमी की गर्दन पकड़ ली। उसके गर्दन पकड़ती उस आदमी ने सिम्बा की तरफ देखा। तभी सिम्बा उसे घूरते हुए गुस्से में बोला, किससे बात कर रहा था अभी तू फ़ोन पे? तू किससे महिरा की इंफॉर्मेशन दे रहा था? सिम्बा के पूछने पर उस आदमी ने कहा, बहुत देर हो गई है, तुम उसे बचा नहीं सकते। उसके ये बोलते ही सिम्बा ने उसके मुंह पर 3-4 घूंसे मारे। उसने किक कर भागते हुए उस तरफ आया जहाँ उसने मीरा को ढूंढने के लिए कहा था, पर अब उस जगह महिरा नहीं थी, ना ही पर मीरा थी। सिम्बा महिरा और मीरा दोनों को ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों के नीचे जाती महिरा पर गई। वो उसके पीछे जाने लगा। तभी कुछ लोग सीढ़ियों के ऊपर से आते हुए उसे दिखे। वो महिरा की तरफ ही आ रहे थे। सिम्बा समझ गया कि वो महिरा पर अटैक करने वाले हैं। उसने महिरा की आवाज़ देते हुए रोकने के लिए कहा, पर महिरा उसकी ना सुनते हुए नीचे खड़ी मीरा के पास जा रही थी। उसकी नज़र दूरी सी तरफ से आ रही कार पर थी। मीरा उस तरफ पीठ किए खड़ी थी, इसलिए मीरा को वो कार अपनी तरफ आते हुए नहीं दिखी। पर तभी उसके कान में महिरा की आवाज़ आई। महिरा ने उसे माँ कहकर पुकारा था। महिरा मीरा को माँ कहकर बुला रही थी। जैसे मीरा के कान में महिरा की आवाज़ गई, वो खुश हो गई। उसके होठों पर स्माइल आ गई। महिरा उसे माँ कहकर पुकार रही थी और मीरा की मुस्कान महिरा के उस बार बार माँ कहने की ओर गहरी हो गई। वो पीछे मुड़कर महिरा को देखने लगी। महिरा उसी की तरफ से तेजी की तरफ आ रही थी। माँ हटिए वहाँ से, महिरा चीख कर बोल रही थी। वो मीरा के पास पहुँची और वाली थी कि तभी सीढ़ियों के ऊपर से उसकी तरफ से आते आदमियों ने उसे घेर लिया और उसे पकड़ कर ले जाने लगे। पर तब तक सिम्बा भी नीचे आ गया था और उसने महिरा को पकड़ते हुए आदमियों को उसे दूर करते हुए उसे मारने लगा। वो 4-5 आदमी थे और सिम्बा उनसे लड़ने लगा। जैसे ही महिरा उन आदमियों के पकड़ से छूटी, वो मीरा की तरफ मुड़ी। मीरा तो महिरा को अटैक होते देखकर अवाक रह गई थी। वो कार मीरा के बहुत नज़दीक आ रही थी। महिरा ने फिर से चीखते उसे हटाने के लिए कहा। जब तक मीरा कुछ समझ पाती देर हो चुकी थी। उसने कार की तरफ देखा तो वो उसके बहुत करीब आ गई थी। डर से मीरा की आंखें चौड़ी हो गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी महिरा ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए जोर से मीरा को माँ कहकर पुकारा। उसकी चीख सुनकर सिम्बा ने उस तरफ देखा तो हैरान रह गया। महिरा ने धीरे धीरे आंख पर से हाथ हटाया तो उसकी बड़ी आंखें धड़कन कुछ नॉर्मल हुई और आंखों को सुकून मिला। एक भयानक नज़ारा जो उसे दिखने वाला था वो अब टल गया था। महिरा के होठों पर स्माइल आ गई और उसने खुशी से कहा, भाई। सिम्बा भी शौर्य को वहाँ देखकर हैरान रह गया। कुछ देर पहले जब शौर्य विष्णु मिलने के बाद ऑफिस के लिए जा रहे थे तो वो ड्राइवर करते हुए विष्णु की बातों के बारे में सोच रहा था। आखिर रोनी का प्लान क्या है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। पर जब उसने सुबह से हुई अब तक की घटनाओं को रिकॉल किया तो उसे याद आया सिम्बा अकेले ही महिरा और मीरा को मंदिर लेकर गया है। वो समझ गया रोनी का प्लान मीरा और महिरा को टारगेट करने का था और तभी वो यू टर्न लेकर मंदिर आ गया। उसे जैसा सोचा था वैसा ही हो गया था। महिरा के आदमियों ने सीढ़ियों पर पकड़े खड़े थे और सिम्बा उसे उन आदमियों से बचा रहा था। उसकी नज़र मीरा को ढूंढने लगी। जैसे ही शॉर्ट की नज़र मीरा पर गई वो हैरान रह गया। वो गाड़ी तो मीरा को टक्कर मारने जा ही रही थी, उसके बहुत नज़दीक आ गई थी और मीरा स्तब्ध होश खोए सामने खड़ी थी और गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। इससे पहले कि वो गाड़ी उसे टक्कर मारती, शॉर्ट ने मीरा को वहाँ से हटा दिया और उसे बचाते हुए उसे लेकर दूसरी तरफ गिर गया। उसने मीरा को सही से खड़ा किया और उसे देखते हुए उसके हाथ और चेहरे को छूकर बोला, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ शौर्य। महिरा महिरा कहाँ है? मीरा ने इधर उधर देखते हुए कहा। उसकी बात पर शौर्य ने सीढ़ियों की तरफ देखा। अब वहाँ महिरा नहीं थी। सिम्बा अभी भी उन आदमियों से लड़ रहा था। शौर्य ने गुस्से से इधर उधर नजरें दौड़ाई
तो उसे सड़क के दूसरी तरफ महिरा दिखी, जिसे कुछ लोग जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे और महिरा उसे छूटने की कोशिश कर रही थी। माँ, आप यहीं रहना, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना बोलकर शौर्य महिरा के पास चला गया। जैसे ही इन लोगों ने महिरा को धक्का देकर कार में अंदर बैठाना चाहा, उसका सर कार से दरवाजे से टकरा गया और उसके सर से खून बहने लगा। महिरा अपना सर पकड़ते हुए गिरने लगी। तभी शौर्य ने उसे संभाल लिया। उसने महिरा को कार में बैठाया और उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोला, महिरा, आंखें बंद मत करना, बस 5 मिनट इंतज़ार करो मेरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भाई भाई, माँ माँ, महिला ने टूटे फूटे शब्दों में कहा। माँ ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ, शौर्य ने कहा और कार को दरवाज़ा बंद कर पीछे मुड़ा। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। अब वहाँ पहले से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे। उनके हाथ में गन की जगह चाकू और खंजर थे। शौर्य की शर्ट की स्लीव्स पहले ही फोल्ड थी। उसने एक सिगरेट निकाली और उसे होठों के बीच रखते हुए जलाया। उसने अभी सिगरेट एक एक से 2 कश लिए ही थे कि तभी उसने सामने खड़े आदमियों ने उस पर वार किया। इससे पहले कि उसके हाथ को पकड़ चाकू और खंजर शौर्य के सीने से उतारते कि तभी उसके हाथ में गोली आकर लगी और उसके हाथ से हथियार छूटकर नीचे गिर गया। तभी वहाँ जोरों से फायरिंग होने लगी। अनमय और विशाल दोनों ही शौर्य के पीछे ही आ गए थे और शौर्य पर वार कर रहे आदमियों को देख दोनों ने ही फायरिंग शुरू कर दी थी। शौर्य ने अपने सामने खड़े आदमियों को ठंडी नज़रों से देखा और भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उसे मारने आए आदमी उनके पैरों में गिरे हुए थे। शौर्य ने अपने सामने आदमियों को देखा और ठंडी नज़र से और भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। कुछ ही पलों में उसे मारने आए आदमी उनके पैरों में गिरे थे। रोनी के भेजे गए सारे आदमियों को मारकर वो सभी चारों तरफ देखने लगे। मंदिर के बाहर खून खराबा कर के उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। शौर्य ने कार में से महिरा को निकाला और उसे अपनी कार में उसे बैक सीट पर लेटा दिया। मीरा महिरा का सर अपनी गोद में रखे बैठी थी और अपनी साड़ी के आंचल से महिरा के सर से बह रहे खून को साफ कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। आंसू की कुछ बूंदें लुढ़क कर उसके गाल पर भी आ गए। कार में बैठने से पहले शौर्य ने गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से अनमय को देखते हुए कहा, फाइंड हिम राइट नाउ। शौर्य का गुस्सा देखकर अनमय से भी कुछ नहीं बोला गया और उसने हर सर हिला दिया। सिम्बा ड्राइव कर रहा था और शौर्य उसकी बगल वाली सीट में बैठा था। दूसरी तरफ रोनी को खबर मिल गई थी कि उसका प्लान जिस सक्सेसफुल होने के चांस 90% से भी ज़्यादा थे, वो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया था। रोनी ने गुस्से से वाइन की बोतल को तोड़ दिया। शौर्य की जीत उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। बचपन से आज तक वो शौर्य को हराने की इतनी कोशिश करता रहा है, पर आज तक वो उसे हरा नहीं पाया। उसे इतना गुस्से में देखकर रिद्धि ने उसे समझाते हुए कहा, भाई रिलैक्स, क्या हुआ? अगर उसकी माँ बच गई तो हम फिर से ट्राई करेंगे। नहीं रिद्धि, मुझे उसे अब मारना है, बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, अब उसे ख़त्म करना है। मैं आज ही उसे मारना चाहता हूँ, रोनी गुस्से से बोला। ऑफकोर्स भाई मारेंगे, पर इसे नहीं तड़पा कर, ऐसे ही नहीं। जब से मुझे सारा सच पता चला है, मुझे भी डैड और अंकल पर गुस्सा आ रहा है। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर उन्होंने उसे उसी टाइम मार दिया होता तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। रिद्धि दांत पीस कर बोली। इस पर रोनी उसे समझाते हुए बोला, तू फिक्र मत कर, जो डैड ने किया वो मैं नहीं करूँगा। ये सब तो ठीक है, पर विष्णु का क्या? वो अभी भी उनके पास है। द्रोणा बोला तो उसका साथ देते हुए विक्की बोला, एग्जैक्टली, हमें कुछ करना होगा उसे वहाँ से निकालने के लिए। उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे वहाँ से निकाल लूँगा, रोनी ने कॉन्फिडेंट से कहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या वो दोनों तैयार हैं? रोनी के पूछने पर विक्की ने सर हिला दिया और तभी द्रोणा बोला, पर हमें केयरफुल रहना होगा, हम उस पर आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते। उसकी बात पर दोनों ने सर हिला दिया। इधर वो सभी घर पहुंचे थे। शौर्य ने बेहोश महिरा को अपनी बाहों में उठाया और उसे जल्दी से ले जाते हुए सिम्बा से बोला, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। सिम्बा ने तुरंत ही उसी पर डॉक्टर को कॉल कर दिया। वो मीरा को लेकर अंदर गया। जब वो लोग अंदर आए, पांचों हॉल में ही बैठी हुई डिस्कस कर रही थी। शौर्य की बाहों में महिरा को बेहोश देखकर वो सभी चौंक गई। शौर्य के पीछे पीछे वो सभी महिरा के रूम में गए।
डॉक्टर के आने पर सभी को रूम से बाहर जाना पड़ा। मीरा महिरा की हालत देखकर रोने लगी थी। शौर्य ने उसे गले से लगाया, उसे शांत करने लगा। वो उसे समझा रहा था कि महिरा को कुछ नहीं होने देगा। तभी डॉक्टर महिरा को ट्रीटमेंट कर बाहर आए और शौर्य को देखते हुए बोले, डोंट वरी, इंजरी माइनर थी, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। महिरा ठीक है। ये बात सुनकर सभी को राहत मिली थी। शौर्य ने मीरा को खुद से अलग किया और उसे समझाते हुए बोला, महिरा ठीक है माँ, आप मुझे प्रॉमिस करें आप रोएंगी नहीं। उसने मीरा की आंखों में आंसू पहुँचे और एक बार फिर उसे अपने गले से लगा लिया। तो सिम्बा के पास आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता सबका ख्याल रखना, अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। शौर्य की बातें सुनकर सिम्बा कंफ्यूज हो गया। उसने मन में एक साथ कई सवालों ने जन्म लिया, पर उसने शौर्य से कुछ नहीं कहा और धीरे से सर हिला दिया। शौर्य ने एक नज़र सभी को देखा और जाने लगा। वो पहले से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसका हाथ पकड़ किसी ने उसे रोक दिया। शौर्य के कदम रुक गए। उसने पलट कर देखा तो पीछे दुआ खड़ी थी। उसकी आंखों में ढेरों सवाल और चेहरे पे घबराहट थी। उसने दोनों हाथों से शौर्य के हाथ को थामा हुआ था। शौर्य ने उसका हाथ छुड़ाया और दुआ ने रुआसी आवाज में कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। बोलते हुए शौर्य ने दुआ के हाथ को खुद से दूर किया और जाने लगा। तभी दुआ ने शौर्य के पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ पर अपना सर रख के रोने लगी। उसके दोनों हाथ शौर्य के सीने पर मजबूती से कसे हुए थे। दुआ ने रोते हुए अटकते हुए कहा, प्लीज़ मत जाइए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें बहुत अजीब लग रहा है, प्लीज़ शौर्य जी मत जाइए। दुआ की ऐसी बातें शौर्य को कमज़ोर कर रही थी, पर वो कमज़ोर पड़ना नहीं चाह रहा था। उसने आंखें बंद कर गहरी सांस ली और दुआ का हाथ पकड़ उसे अपने सामने किया। दुआ पलकें झपकाए उसके सामने खड़ी थी। शौर्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा, उसे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहूँ, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है, फिर क्यों रोती हो तुम? शौर्य के इस बात पर भी दुआ ने कुछ नहीं कहा और भीगी आंखों से उसे देखने लगी। शौर्य ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत कराते बोला, मुझे अभी जाना होगा, तुम माँ महिरा और अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। अपनी बात पूरी करते हुए शौर्य ने दुआ को खुद से दूर किया और उसके माथे को चूमकर चला गया। SR की कहानी खत्म और RR की कहानी शुरू। एपिसोड के नाम से तो ऐसे लग रहा है कि SSR यानी शौर्य को कुछ नहीं कर चाहती कि ऐसा कुछ हो, लेकिन नाम जो बता रहा है। दुआ उसे जाते हुए देखती रह गई। उसका मन जो पहले से ही घबरा रहा था वो शौर्य के जाते ही और विचलित हो गया। उसने अपनी तड़प को अपने अंदर समेटा और आंसुओं को पोंछते हुए अंदर चली गई। शौर्य ड्राइव कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा कॉल राज की थी। वो राज रिसीव कर बात करने लगा। राज ने उसे एक लोकेशन सेंड कर उसे उस लोकेशन पर बुलाया था। लोकेशन दिल्ली से दूर की थी। शाम के सब रात को हो गई, पता ही नहीं चला। शौर्य जब तक उस लोकेशन में पहुंचा, रात ज़्यादा हो चुकी थी, पर इस वक्त चांद की चांदनी रात में अपनी चांदनी बिखेरे हुए थी और शौर्य की कार से निकलकर चारों तरफ देखने लगा। दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। एक तरफ जंगल था तो दूसरी तरफ एक गहरी नदी थी। किसी को आसपास न देखकर शौर्य राज को कॉल करने लगा। राज के कॉल रिसीव करते शौर्य ने कहा, वो यहाँ नहीं है, शायद तुझे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तभी राज ने दूसरी तरफ से कॉल पर कहा, नहीं शौर्य, लोकेशन सही है, वो यहीं है। शौर्य राज की बात पर जवाब देते हुए बोला, तू कहाँ है? मैं भी यहीं हूँ। राज की बात सुनते ही शौर्य की भौहें सिकुड़ गईं और वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। उसने आवाज़ों की दिशा में जंगल की तरफ देखा, जहाँ से दो कार निकलकर बाहर आईं। वो दोनों ही कार शौर्य के सामने आकर खड़ी हो गई। शौर्य उस कार को घूरने लगा। तभी एक कार से रोनी बाहर आया और उसके साथ विक्की और ड्रोना भी बाहर आए। रोनी को देखकर शौर्य की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने अपनी मुट्ठी को इतनी कसकर बंद किया कि उसके हाथों की नसें उभर गईं। रोनी शौर्य को देख शैतानी की तरह मुस्कुराए जा रहा था। उसने शौर्य की आंखों को देखते हुए कहा, क्या हुआ, मुझे देखकर शौक लगा? इतना बोलकर वो हंसने लगा और हंसते हुए बोला, शौक तो मुझे अब लगेगा जब तुझे ये पता चलेगा कि मुझे तुझ तक पहुंचाने वाला कौन है। रोनी बोलते हुए दूसरी गाड़ी की तरफ देखा। शौर्य ने भी हैरानी से दूसरी कार की तरफ देखा तो उसकी आंखें शौक में और भी बड़ी हो गईं। राज दूसरी कार से विष्णु के साथ बाहर आया।
राज के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बिना किसी भाव के शौर्य को देख रहा था। रोनी ने शौर्य के चेहरे का रंग उड़ा देखकर हंसते बोला, क्या हुआ, लगा ना जोर का झटका? धीरे से उसे बोलते हैं ना, बॉल ना सिल्वर मारना, बॉल पर सिक्सर मारना। बोलते हुए वो शौर्य के पास आया और शौर्य के आगे पीछे घूमते बोला, तू मुझे ढूंढ रहा था और मैं तुझे मारने का प्लान बना रहा था और इन समय मेरा साथ दिया तेरे इस दोस्त ने जिस पर तू खुद से ज़्यादा भरोसा करता है। रोनी बोल रहा था और शौर्य एकटक राज की आंखों में देखे जा रहा था। राज भी उसे नजरें मिलाए हुए था। उसकी आंखों में देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी भी बात की कोई भी पश्चाताप ना हो। तभी रोनी ने गहरी सांस लेकर कहा, ऐसा ही होता है जब कोई अपना हमें धोखा देता है। तेरे बाप ने सुसाइड किया था पर तेरा मर्डर होगा जिसे हम सुसाइड बना देंगे। रोनी की बात को इग्नोर कर शौर्य ने राज की आंखों में देखते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? शौर्य की बातों पर रोनी बोला, ये राज है और ये राज भी उसके साथ ही दफन हो जाएगा। इतना बोलकर उसने राज की तरफ देखा और हंसते हुए बोला, इतना टाइम नहीं है यार, जल्दी से इसे खत्म कर और मुझे फ्री कर। रोनी की बात पर राज ने गन निकालकर शौर्य पर तान दी। शौर्य की आंखों में डर की झलक नहीं थी। तभी उसने अपनी कमर से गन निकालकर रोनी के ऊपर पॉइंट कर दिया। रोनी उसकी गन देखकर हंसते बोला, बिना बुलेट के तुझे कैसे मारेगा शौर्य? रोनी की बात सुनते ही शौर्य को एहसास हुआ कि उसकी गन खाली है। तभी रोनी ने उसके हाथ से गन ली और उसे हवा में छालकर दूसरी तरफ फेंक दिया। विकी, ड्रोना और विष्णु तीनों की हंस रहे थे। रोनी शौर्य की आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते बोला, मन तो कर रहा है तुझे अपने हाथों से मार डालूं पर नहीं मारूंगा। जानता है क्यों? क्योंकि अगर मैं मारूंगा तो तू एक बार में मर जाएगा, पर इसके हाथों से मरकर तू बार बार मरता रहेगा। उसकी बात पूरी कर रोनी राज के पास गया और उसका हाथ पकड़ शौर्य के दिल पर निशाना लगाते बोला, डोंट मिस दिस चांस। ये गोली सीधा उसके दिल में लगनी चाहिए। राज ने कुछ नहीं कहा और रोनी ने जैसा कहा उसकी बात को फॉलो करते हुए उसने शौर्य के हाथ पर निशाना लगा दिया। इससे पहले कि राज गोली चलाता, रोनी ने उसके हाथ से गन छीन लिया और उसे देखते हुए शैतानों की तरह हंसा। मैं ये कैसे मान लूँ इस गन में बुलेट असली है? क्या पता तू फिर इसे मारने का नाटक कर रहा हो और इस गन में असली की जगह नकली बुलेट हो। इतना बोलकर वो राज के थोड़ा सा नज़दीक गया, उसके कान के पास धीरे से बोला, अब तू इसे धोखा दे सकता है तो ये मैं कैसे मान लूँ कि तू मेरा साथ ऑनेस्ट होगा? रोनी के बोलते ही राज ने उसकी कमर से गन निकाली और शौर्य के ऊपर पॉइंट करते बोला, इसमें तो बुलेट्स असली है ना? रोनी ने उसे देखते हुए सर हिला दिया। तभी राज ने बिना एक सेकंड के देरी के शौर्य के सीने पर गोली चला दी। गोली लगते ही शौर्य कुछ कदम पीछे हटते हुए कार से टक गया। उसने अपने सीने पर हाथ लगा, नज़रों के सामने किया तो उसके हाथ पे खून लगा था। कहते ना, घर का भेदी लंका ढाए। जिस राज पे उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, किसी भी कारणवश उसने उसी को ख़त्म कर दिया, चाहे इसके पीछे कोई भी कारण रहा हो। आई डोंट नो क्या होगा आगे। ये सब देखकर रोनी के होठों पर मुस्कान कुछ और गहरी हो गई। विकी, द्रोण, विष्णु तीनों ही सीटी बजाने लगे। राज अभी भी शौर्य को देख रहा था। उसकी कठोरता भरी आंखों से अब दर्द भी झलक रही थी, पर उसने अपने इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने दिया। रोनी शौर्य के सामने आया और उसके सामने बैठ गया। शौर्य की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। रोनी के शौर्य की इंजरी पर अगली उंगली रख उसे दबाया और उंगली में लगे खून को देखते बोला, असली है। इतना बोलकर वो मुस्कुराते हुए बोला, वो कौन है ना, क्या है ना, चेक करना पड़ता है। तुझे तो पता है रोनी खुद के अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता, और ये तो तेरा वफादार कुत्ता है। डाउट तो होगा ही, पर अब सारे डाउट क्लियर हो गए। इसने सच में तुझे गोली मारी है, ये खून भी असली है। इसका मतलब अब एसएसआर की कहानी ख़त्म और आरआर की कहानी शुरू। तो फिक्र मत कर, तेरे मरने के बाद मैं तेरी बीवी और तेरी बहन दोनों को अच्छे से ख्याल रखूँगा।
रोनी के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। शौर्य की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई थीं। अनमय, विशाल और अनमय अभय तीनों ने पूरी रात हॉल में बैठकर निकाली थी। वो शौर्य और राज के इंतजार में हॉल में ही बैठे रहे। सिम्बा भी उनके पास ही था। ये शौर्य का राज है कहाँ? ये शौर्य और राज कहाँ है? अनमय ने गुस्से से कहा। तीनों का फ़ोन भी ऑफ है। पूरी रात निकल गई, पता नहीं कहाँ हैं दोनों। अभय अनमय का साथ देते हुए कहा। तभी विशाल की नज़र अंदर आते हुए राज पर गई। राज को देखकर विशाल जल्दी से उसके पास आया। शौर्य कहाँ है और तू था कहाँ अब तक? विशाल के सवाल पर राज उसे हैरानी से देखने लगा, जैसे कुछ पता ही ना हो। उसने अपना नाटक कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं तो आखिरी बार कल सुबह ही उससे मिला था, ऑफिस जाते टाइम। उसके बाद वो ऑफिस भी नहीं आया। सारी मीटिंग्स मुझे अकेले ही हैंडल करनी पड़ी। पर ये कैसे हो सकता है? तुझे शौर्य के बारे में नहीं पता? अनमय ने कहा तो राज ने सर हिला दिया। तभी अनमय ने उसे घूरते हुए कहा, पर आखिरी बार शौर्य से कॉल पर बात करने वाला तू ही है। उसकी बात पर राज अनमय को घूरने लगा और उसे घूरते बोला, हाँ मेरी बात हुई थी उससे। उसने कहा था साथ में घर चले गए, पर मुझे बहुत देर था इसलिए मैंने मना कर दिया। अनमय राज की आंखों में देख रहा था। वो उसके बोले गए शब्दों में उसके एक्सप्रेशन से मिलने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों अभी एक दूसरे को घूर ही रहे थे कि तभी मीरा वहाँ गई और शौर्य की आवाज़ देते हुए ढूंढने लगी। शौर्य के ना दिखने पर मीरा सबसे पूछने लगी, पर किसी को भी शौर्य के बारे में कुछ नहीं पता था। अनमय और अभय उसे संभालने लगे। राज वहाँ नहीं रुका और सीधा अपने कमरे में चला गया। विशाल जो उसके ऊपर नज़र गड़ाए हुए था, उसे राज का बिहेवियर सही नहीं लगा और राज का रूखा बिहेवियर उसे खटका। क्या सच में एसएसआर की कहानी खत्म हो गई? क्या दिया राज ने शौर्य को धोखा? क्या करेगा ब्रॉनी उसके साथ? जानने के लिए